दिल्ली में संसद भवन मस्जिद के इमाम सांसद मौलाना मोइबुल्ला नदवी पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बैठक करने का आरोप लगाया। अब इसी को लेकर जमाल सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की है। तो संसद भवन मस्जिद के इमाम सांसद मौलाना मोइबुल्ला नदवी पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बैठक करने का आरोप लगाया। मस्जिद के अंदर बैठक करने की जो खबर चर्चा में आई वो समाजवादी पार्टी की तस्वीर के साथ चर्चा में आई। सबसे पहले हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं सांसदों के साथ देखिए जहां पर डिंपल यादव भी मौजूद थी, मस्जिद के अंदर बैठे हुए नजर आए। अब ये चर्चा हो रही थी किसी बात को लेकर या फिर ये धार्मिक लिहाज से एक भेंट थी, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन राजनीति इस पर गरमाई हुई है। संदीप पांडे जो जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वो समझाएंगे हमें। संदीप, के दिल्ली में जो संसद भवन मस्जिद के इमाम सांसद मौलाना मोइबुल्ला नदवी पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी बैठक करने का जो आरोप लगा रहे हैं, इस खबर की सत्यता बताएं, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए, मामला तब गर्म हुआ जब एक फोटो सोशल मीडिया पे आई कि मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव के साथ साथ तमाम पार्टी के सांसदों के साथ बैठक करते नजर आए। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का खंडन कर रही है कि मस्जिद के अंदर कोई मीटिंग हुई है। उनका दावा है कि वो अपने पार्टी के सांसद से मिलने गए थे, लेकिन एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यदि पार्टी के सांसद के यहाँ मिलने गए थे तो मस्जिद के बगल में उनका कक्ष है, उसमें भी बैठक हो सकती थी। मस्जिद में जिस तरीके से सांसद बैठे नजर आ रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि वहीं पे मेहराब है जहां अल्लाह की अकीदत की जाती है, इबादत की जाती है, तो वहां पे बैठक वो इस्लाम के खिलाफ मान है। साथ ही डिंपल यादव के पहनावे को लेकर भी तमाम धर्मगुरुओं ने इस पर टिप्पणी की। वहीं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस मसले को जोर शोर से उठाया और यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष को भी खत लिखा है कि जो मोहम्मद मौलाना नदवी हैं, सपा के सांसद हैं और मस्जिद के इमाम हैं, इमाम के तौर पे वो वक्फ बोर्ड से मानदेय भी ले रहे हैं। एक सांसद के रहते हुए, सांसद पद पर रहते हुए लाभ के 2 पदों पर नहीं रहा जा सकता। इस मसले की जांच की मांग उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखकर उठाई। दूसरी तरफ जमाल सिद्दीकी ने दिल्ली की सीएम से भी मुलाकात की और उनसे इमाम पद से हटाने की मांग की है, क्योंकि पार्लियामेंट मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अधीन है और उनका कहना है कि इमाम एक पार्टी के सांसद हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें इमाम के पद से हटाया जाए। तो दोनों तरफ से मोहम्मद नदवी घिरे हुए हैं। आगे मामला जांच में क्या निकलता, इस पे कार्रवाई तय होगी कि उनकी संसद सदस्यता को लेकर क्या एक्शन होता है, ये भी जांच में देखा जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात भी की है इसी पूरी कड़ी में। अब ये देखना होगा कि एक्शन क्या लिया जाता है या फिर इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया संदीप पांडे जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबर नोएडा से है जहां पर सेक्टर 150 के अंडरपास में पानी भरा है। बारिश का पानी भरने से कार डूबी है। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये अंडरपास की तस्वीरें हैं जहां पर आधी गाड़ी आपको पानी में डूबी हुई नजर आएगी। सुबह से झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हो रही है। कल नोएडा में बहुत तेज़ बारिश हुई है, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज़ बारिश हुई है, लेकिन आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। अब उसी का खामियाजा भी भुगतते हुए यहाँ लोग नज़र आ रहे हैं कि जो अंडरपास हैं जहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है वहाँ पानी भर गया है और ऐसे में जो गाड़ियाँ फंस गई या जो रुक गई हैं, जो चल नहीं पा रही हैं, ख़राब हो गए हैं जिनके इंजन, वो पानी में फंसी हुई नज़र आ रही हैं। आज की सुबह कूल हुई है, मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। बारिश जो है वो लगातार हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि देखिए इधर संसद है और इधर का अगर आप नज़ारा देखें कि थोड़ी सी ही बारिश में दिल्ली का क्या हाल हो गया है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लग रहा है, कहीं कहीं पानी भर गया है और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो देखिए ट्रैफिक को वो करने के लिए यहाँ पर जो है
ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है और वो कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक ना लगे, लेकिन थोड़ी सी बारिश में जो है वो लोगों के लिए मुश्किल जो है वो देखने को मिलने लगी है। हालांकि अगर मौसम की बात करें तो मौसम सुहाना हो गया है और इसी तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके की गर्मी थी उससे राहत मिल गई है। जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री था, अब जो है वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और 2-3 डिग्री गिरने का अनुमान है। तो यानी न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 30 डिग्री तक रहने की संभावना है और इसी तरीके से 2-3 दिन तक जो है वो मौसम सुहाना होगा, आईएमडी ने साफ तौर पर बताया है। तो अब लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन जहां गर्मी से राहत मिली है वहीं पर जगह जगह पर पानी भर गया है और लोगों को अगर कहीं जल्दी पहुंचना है तो उनको पहले से निकलना होगा, क्योंकि ट्रैफिक की भी दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें जिनसे आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली की 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है आज यूपी में। कल यूपी में राजधानी लखनऊ के साथ नोएडा में भी झमाझम बारिश हुई, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज कुल मिला के 29 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बुंदेलखंड है, आगरा है, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। मतलब रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट, ये 3 अलर्ट में मध्यम वर्ग की जो बारिश होगी वो ऑरेंज अलर्ट की बुंदेलखंड और आगरा में होगी, लेकिन पश्चिमी यूपी और 29 जिलों में येलो अलर्ट है। मतलब अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी होने वाली है। अगले 1 हफ्ते तक तराई इलाके में हल्की बारिश का यूं ही दौर चलने वाला है। दिल्ली एनसीआर सहित लगातार गाजियाबाद में बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही काले बादलों ने पूरे एनसीआर को अपने आगोश में घेरा हुआ था। आप देख सकते हैं किस कदर बारिश यहाँ पड़ रही है। इस लगातार पड़ रही बारिश से जहां एक और तापमान में गिरावट आएगी, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। मसलन सुबह और शाम के समय तेज बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं हो सकता है कि दोपहर के समय आपको खिलखिलाती धूप से भी सामना करना पड़ जाए। वहीं डॉक्टर का साफ तौर पे कहना यह है कि इस मौसम के दौरान बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे बहुत कम घर से बाहर निकले, क्योंकि यही वो मौसम है जिस दौरान वायरल फीवर की सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को देखने को मिलती हैं। हालांकि लगातार पड़ रही बारिश से मौसम खुशगवार हुआ है और तपती गर्मी से लोगों को राहत भी मिलना लाजमी है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर फतेहपुर में पुलिस का गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर हुआ है और पुलिस गैंगस्टर को पकड़ने में कामयाब रही है। 25,000 का ये इनामी बदमाश गैंगस्टर, जिसके पैर में गोली मारी और इसको पकड़ा गया। गैंगस्टर मोहित पासवान के खिलाफ 10 केस दर्ज हैं। इस आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। खबर ललितपुर से है, जहां पर एसपी के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं, महिलाओं को जागरूक किया गया है। इस अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों ने अपने क्षेत्र में जाकर छात्राओं, महिलाओं को जागरूक किया। इस अभियान में एसपी ने एंटी रोमियो टीम के साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर छात्राओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बिंदु बताए और पुलिस की योजनाओं से भी अवगत करवाया। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रक आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस की टीम ने ट्रकों में फंसे हुए 3 लोगों को निकाला है। घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में एक ट्रक चालक संदीप सिंह की मौत हुई है। हादसा किसान पथ सोहरादेवा ओवरब्रिज के पास हुआ है। खबर देवरिया से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर हेतिमपुर नगर पंचायत क्षेत्र में राम जानकी मंदिर के पास में बन रही 1 करोड़ की लागत से धर्मशाला, जिसकी अब जांच होगी। सीडीओ ने 3 अधिकारियों की जांच कमेटी तैयार की है। ये निर्माण CNDS संस्था की तरफ से करवाया जा रहा है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर आरोप है।
इसमें हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और हमने एक जांच कमेटी बनाई थी। डीडीओ और टूरिज़्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे थे उसमें। वहाँ पे जो खिड़की दरवाजे में कुछ ख़राब मटेरियल था उसको तत्काल हटाया गया है और बाकी का भी हम जांच करवा रहे हैं। उधर कानपुर पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया और कर्नलगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये गैंग स्कूल, कॉलेजेस और मेले में वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी, जिसमें शानू है, गौहर है, गुलाब बाबू है, आधा दर्जन से ज्यादा इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर पुलिस ने लुटेरों को दर्द वो चाहिए। वो लुटेरे हैं जो चलते फिरते लोगों के हाथ से मोबाइल छीन लेते थे। क्या छात्रा, क्या महिला, क्या पुरुष। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम इनसे इंटरोगेट कर रही है। ये 3 वो लोग छात्र हैं जिन पे कई मुकदमे दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों पे इनमें मुकदमे दर्ज। ऐसे में पुलिस के अधिकारी, सर क्या है मामला, बताइए सर। ये पकड़े गए हैं, मोबाइल बरामद है इनके पास से चोरी का, और बाकी चीजें इसमें हमारे उच्चाधिकारी बताएंगे। भाई साहब उनसे देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये 3 वो लुटेरे हैं जिनकी बरामदगी, जिनके पास से 15 मोबाइल, लाखों की कीमत के मोबाइल इनके पास मिले हैं। और पुलिस की टीम इनकी निशानदेही पर इन्हें अब दूसरे सेंटर्स ले आ रही है, क्योंकि इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्य हैं। पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और यही पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इनके मोबाइल्स खरीदता कौन है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठने की बात की है। और अगर पुलिस अधिकारियों को माने तो पूर्व में भी इनके गैंग के कई सदस्य लाखों के मोबाइल के साथ अरेस्ट किए गए हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उसे गाजियाबाद से खबर, जहां 5 दिन की रिमांड पर हर्षवर्धन जैन। पुलिस ने हर्षवर्धन जैन को रिमांड पर लिया है। फर्जी दूतावास के मामले में 5 दिन की रिमांड मिल गई है पुलिस को। 2 अगस्त पर पुलिस रिमांड पर रहेंगे। नोएडा एसटीएफ ने हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया। विदेशी कनेक्शन हवाला नेटवर्क पर अब पूछताछ होगी। पांच दिन की रिमांड पर हर्षवर्धन जैन। पुलिस ने हर्षवर्धन जैन को लिया रिमांड पर। फर्जी दूतावास चलाता था हर्षवर्धन जैन। 2 अगस्त पुलिस रिमांड में होगा हर्षवर्धन। नोएडा एसटीएफ ने हर्षवर्धन को गिरफ्तार किया। विदेशी कनेक्शन, हवाला का पैसा, इन सभी मुद्दों पर होगी पूछताछ। उधर हरदोई में मल्लावा में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के करीबी शानू को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उसकी गर्दन में लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घायल शानू की गर्दन से खून बह रहा था। उसने बाइक से पेट्रोल पंप तक पहुंचकर अपने साथियों को घटना की जानकारी दी। सीसीटीवी में फुटेज देखी जा सकती है। शानू की हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई हैरान है। थाना मल्लावा पर एक युवक शानू के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल युवक को बेहतर इलाज हेतु लखनऊ ले जाया गया है। डॉक्टरों द्वारा उसकी स्थिति को बेहतर बताया गया है। घटना की जांच हेतु कुलटाल टीमों का गठन किया गया है। घटना के परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर औरैया के दिव्यापुर इलाके में अबावर गांव में लेन देन के विवाद में कुछ दबंगों ने कार और बाइक से पहुंचकर एक दुकानदार पर फायरिंग कर दी। भागते हुए मां और बेटा घायल हुए हैं। मौके से दुकानदार भाग गया। फायरिंग के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। के आधार पर अभियुक्त क्रम से केपी यादव, प्रांशु यादव, अंकज यादव, शिवम कश्यप तथा आदर्श यादव सहित कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना दिव्यापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 3 टीमें बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है।
इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।